हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही एक इंडियन हिस्ट्री में एक नए पीरियड की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी टाइम पहली बार ऐसा होता है मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कि बहुत बड़ा पार्ट कंट्री का जो है वो एक साथ होता है, एकजुट होता है, जिसके ऊपर एक सेंट्रल जो है वो पॉलिटिकली कोई एम्पायर रूल कर रहा है। बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कंट्री नहीं बटी हुई, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एक पॉलिटिकली यूनिफाइड वो मौर्यंस के अंडर में हुआ है। अब आता है कि हम किस तरीके से मौर्यन एम्पायर के बारे में जान सकते हैं, उनके सोर्सेस। इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है लिटरेरी सोर्सेस और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सबसे पहले है लिटरेरी सोर्सेस, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं। एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। ये बुक जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी बुक है इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर, और ये बुक जो है हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि उस वक्त का मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसी थी। तो इन शॉर्ट उस पीरियड के बारे में यानी कि मौर्यन पीरियड के बारे में जानने के लिए इंडिका बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो मौर्यन पीरियड के दौरान जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स बनाए गए थे अशोक के द्वारा, वो भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। तो ये तो थे आपके सोर्सेस। अब आता है आपके राजाओं के बारे में कि मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबसे लास्ट नंदा किंग थे धननंदा, उनको उनकी गद्दी से हटाया और मगधा को अपने कब्जे में किया। ये जो उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी, ये उन्होंने अपने गाइड ट्रेनर चाणक्य के अंडर में करी थी। चाणक्य बहुत अच्छे जो है वाइस ब्राह्मण उस समय के माने जाते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वो एक टीचर भी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ट्रेन किया था कई सारी चीज़ों में कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाने चाहिए, एक युद्ध नीतियाँ क्या होती है, एक राजा के अंदर की क्या क्वालिटीज़ होती है। वो सारी क्वालिटीज़ जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, और उन्होंने ही मदद करी थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो एक आर्मी ऑर्गेनाइज करे और जो मगध के जो आखिरी राजा है धननंदा, उनको उनकी गद्दी से हटाए। ये उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि उनकी अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस भी थे, अपने पर्सनल कुछ दुश्मनी भी थी नंदा किंग से, जो वो उनसे बदला लेना चाहते थे। और चाणक्य की गाइडेंस में ही और उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल जो उन्होंने एडवाइस दी उनकी ज़रिए, और इसके अलावा चंद्रगुप्ता की अपनी खुद की ब्रेवरी और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ने एक ऐसी फाउंडेशन की शुरुआत करी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और यहीं से मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। अब है कि कुछ समय के अलेक्जेंडर की डेथ के कुछ सालों के बाद जो उनके अलेक्जेंडर के खुद के जनरल्स थे वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आता है सेल्यूकस। सेल्यूकस अलेक्जेंडर के ही एक जनरल में से एक था। उसने क्या किया, उसने एशिया माइनर से लेकर इंडस तक की जितनी भी टेरिटरी थी उसको अपने कब्जे में कर लिया। 305 BCE के दौरान वो इंडस रिवर को क्रॉस करके जो है वहाँ की टेरिटरीज को भी कब्जे में करना चाहता होता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसको हरा देते हैं, और इस तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जितना भी पार्ट ग्रीक कंट्रोल के अंडर में होता है उसको वो फ्री करवा देते हैं। जब सेल्यूकस हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से तो उसको एक ट्रीटी करनी पड़ती है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसको ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्ट के इंडस का जो जितना भी एरिया होता है वो सारा एरिया चंद्रगुप्त को देना पड़ता है। इसके अलावा अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से करवानी पड़ती है। और मेगास्थनीज, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि वो एक एम्बेसडर थे, वो सेल्यूकस ही भेजता है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त की कोर्ट में। वो भी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही होता है, और इसके बदले में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी देते हैं जो युद्ध में काम आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर देते हैं, जो आज तक इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था।
और मौर्यन एम्पायर जो है वो हिंदू कुश से लेकर नॉर्थ वेस्ट बंगाल ईस्ट तक जो है वो फैल जाता है। इसके साथ ही हिमालय नॉर्थ से लेकर नर्मदा साउथ तक इतना बड़ा एम्पायर जो है हम देखते हैं वो मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन एक एरिया होता है कलिंग। कलिंग जो ईस्ट के अंदर था, कलिंगा जो है वो उनके अंडर में अभी भी नहीं आ पाता, वो अभी भी इंडिपेंडेंट रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठते हैं और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। अशोक वन ऑफ द बेस्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं मौर्यन एम्पायर में भी और हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी। तो अशोक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिंदुसार के बाद अशोक जो है वो 273 BCE के दौरान गद्दी पर बैठते हैं। जब वो गद्दी पर बैठते हैं तब सिर्फ एक कलिंगा ही एक ऐसी जगह होती है जो मौर्यन कंट्रोल के अंडर में नहीं होती। कलिंगा बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है क्योंकि इसके अंडर में सी रूट्स आते हैं जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ को जाते हैं। इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये इसको कंट्रोल में कर लेंगे तो मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसीलिए अशोका जो है 261 BCE में कलिंगा के ऊपर अटैक कर लेते हैं और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद इसको जीत लेते हैं। इसको जीतने के बाद अब पूरा मौर्यन एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हिमालय साउथ में लेकर हिमालय नॉर्थ में, मैसूर साउथ तक, हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट, ब्रह्मपुत्र ईस्ट, यह पूरी जगह जो है वो हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के अंडर में चली जाती है। साथ ही साथ काबुल, कंधार, हेरात और नेपाल के और कश्मीर के कुछ पार्ट्स भी मौर्यन एम्पायर के अंडर में होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर जो है मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है कलिंगा वॉर के बाद। लेकिन कलिंगा वॉर की जीत जो है वो अशोक के मन में एक सेटिस्फैक्शन या एक खुशी नहीं लेकर आती, बल्कि कलिंगा वॉर के अंदर जो डेथ होती है, जो नुकसान होता है, वहाँ आदमियों को इतना सफ़र करना पड़ता है इस वॉर के ज़रिए, वो रीज़न जो है वो सब देख देख के अशोक का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि कलिंगा वॉर जो है एक टर्निंग पॉइंट होता है अशोका की लाइफ में, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद वो अपना माइंड बना लेते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, युद्ध में सिर्फ हमें नुकसान मिलता है। हम एक एरिया तो जीत लेते हैं, एक ज़मीन तो जीत लेते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कितने परेशान हो जाते हैं, और युद्ध में मारे गए जो लोग हैं उनको हम कभी वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए वो अपना माइंड बना लेते हैं कि अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, अगर मुझे लोगों को जीतना है तो मैं लोगों के दिलों को जीतूंगा। और इसीलिए अशोका जो है वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि एक शांति कायम करनी चाहिए, नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है, हमें वो अपनानी चाहिए। अपनी लाइफ को वो पूरी तरीके से बुद्धिज़्म को डिवोट कर देते हैं और लोगों की भलाई के लिए वो काम करते हैं। उनकी जो पॉलिसी होती है दिग्विजय का मतलब होता है दूसरे टेरिटरीज को जीतना, उसको वो चेंज करके नाम रख देते हैं धम्म विजय। धम्म विजय मतलब होता है कि युद्ध के ज़रिए नहीं जीतना है, हमें धर्म के ज़रिए लोगों के मन को जीतना है। तो दिग्विजय को कन्वर्ट करके, चेंज करके उसके अंदर जगह वो धम्म विजय की पॉलिसी अपना लेते हैं। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।